तो हेलो, मेरा नाम गौरव है और आज मैं बात करने वाला हूँ मार्क भाटिया। दिस इज मार्क भाटिया। मार्क भाटिया के एक सॉन्ग दृष्टिकोण के बारे में। मार्क भाटिया इंडिया के एक वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ही राइटर है। मुझे तो बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और मुझे इनके बारे में एक वीडियो बनाना था। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कौन से गाने पे वीडियो बनाऊँ। मेरे दिमाग में यही चल रहा था वैसे तो दृष्टिकोण ही, पर कन्फ्यूजन में था थोड़ा, क्योंकि लोग ज्यादातर टीटे के टाट को जानते हैं। अब क्यों चूज किया इसका बताता हूँ। तो ये गाना मार्क भाटिया का भी फेवरेट है, पूरी भाई के साथ दृष्टिकोण, और मतलब मेरा अभी तक का वो अपना फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी लिरिक्स लिखी गई है, ऐसे तरीके से डिलीवर किया गया है कि मतलब इसके लिए कोई शब्द नहीं है बयां करने के लिए। इतना इतना स्पेशल है ये गाना। और मार्क भाटिया खुद मतलब चाहते थे कि इसकी लिरिक्स पे कोई गौर करे। उन्होंने कोई भी अपने गाने में लिरिक्स नहीं दे रखी है, पर ये गाने के नीचे उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिरिक्स दे रखी है। मतलब मार्क भाटिया चाहते थे कि लोग इसकी लिरिक्स रीड करें, इसका मतलब समझे। तो स्टार्ट करते हैं ये गाना, पर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं हर 2 लाइन में पॉज लेके और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आपको पूरा सुनना है एक बार में तो आप जाके ओरिजिनल मार्क भाटिया का भी सॉन्ग सुन सकते हैं। तो अभी गाने के साथ स्टार्ट करते हैं। बेशक मैं नमूनों के मुआयने न करूं, पर मैं कोशिश करूं उन्हें आईने में रखूं। बेशक मैं नमूनों के मुआयने न करूं, पर मैं कोशिश करूं उन्हें आईने में रखूं। यहाँ पे मार्क भाटिया नमूनों से कहना चाह रहे हैं कि रोल मॉडल्स, जैसे हम अपने रोल मॉडल्स, अपने जिससे हम इंस्पायर होते हैं, उसको कैसे अपने एक मूर्ति की तरह बना लेते हैं। जैसे कि सनी खान दुरानी ने भी कैसे अपने सियाह एल्बम के स्टार्टिंग स्किट में एक लाइन बोली थी कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कब हंसना है, कब रोना है, और तुम सुनते चले गए। तुमने मुझे भी एक मूर्ति बना लिया। तो मार्क यही कहना चाहते हैं कि जो हम मूर्ति बना लेते हैं अपने रोल मॉडल्स की, उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, उनको आईने में रख के फॉलो करना चाहिए। आईने में क्यों? क्योंकि आईना सच्चाई दिखाता है एक इंसान की। और है ना, जिस इंसान से तुम इंस्पायर हो रहे हो उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जो तुम्हें चाहिए वो चीज ही खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करो वो आर्टिस्ट की। पर अगर तुम किसी की तरह पूरी तरीके से बनना चाहोगे तो तुम एक आर्टिस्ट नहीं कहलाओगे, तुम एक क्लोन कहलाओगे। अगर आपको एक आर्टिस्ट बना है, हाँ दुनिया में सब चीजें कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, तो तुम भी जिससे इंस्पिरेशन ले रहे हो उससे इंस्पिरेशन ही लो, कॉपी मत करो। कौन कहता यारी दोस्ती को दायरे में रखूं, वो सही कहता पर मैं दायरे ना रखूं। जान भी नौछावर जान का लुटा देता हम जान। ये सिंपल लाइन है। इनका मतलब है कि मेरा जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है तो वो एकदम बाउंडलेस है। मैं सेल्फ हार्म भी पहुंचा सकता हूँ, मैं खुद को भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ अपनी दोस्ती के लिए। इतना प्योरली मैं अपने बॉन्ड्स को निभाता हूँ। अब पीछे छूटे मुझसे थे तमाम काम तमाम था होके बोलूं ईमानदार, तभी से ऊपर वाले में बड़ी मेरी मानता। हाँ, पीछे छूटे मुझसे थे तमाम काम तमाम था होके बोलूं ईमानदार, तभी से ऊपर वाले में बड़ी मेरी मान्यता। तो मार्क यहाँ कहना चाह रहे हैं कि उनसे काफी काम पीछे छूट गए थे। अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है, पर उनका लगभग काम तमाम ही था, वो बर्बाद थे एक तरीके से। पर जैसे कि एक इंसान के पास कुछ नहीं बचता है, तब वो सारी होप्स खो चुका होता है, तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, भगवान को याद करने का और भगवान से प्रे करने का। तो तब उनका काम तमाम होने वाला था, बस कोई उम्मीद नहीं थी आखिरी। तब उन्होंने भगवान से दुआ करी और उनको थोड़ा थोड़ा बेटर दिखने लगा। जो विजन है भले ब्लर ही हो पर बेटर दिखने लगा, तो तभी से ऊपर वाले में बड़ी उनकी मान्यता। अक्सर भागते कम समय मिला मुझ पे लेने को भी सांस न। अक्सर भागते अक्सर भागते का मतलब है कि मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से, चीज़ों से, रिलेशन से, अपनी फैमिली से, क्योंकि है ना मार्क भाटिया का अगर मैं बताऊं तो मार्क भाटिया अपनी 12th करने के बाद ही घर से दूर भागने के लिए और मतलब कोशिश करने लगे थे, और वो घर से दूर चले भी गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि तभी वो अपनी आर्ट को ग्लोरीफाई कर सकते हैं या तभी वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। और मुझे भी लगता है काफ़ी हद तक सही है। तो अक्सर भागता मतलब वो फैमिली से तब भागे तभी उनकी आर्ट निखर के आई, अक्सर भागते। और इसी ही भाग दौड़ में उन्हें सांस लेने का भी वक्त नहीं मिला, कम समय मिला मुझ पे लेने को भी सांस ना। दफन करे मुझे न दफा होने में थी आस्था, मैं तो ठहराव था। दफन करे मुझे ना दफा होने में थी आस्था, मैं तो ठहराव था। तो ये लाइंस हैं, तो जैसे पहली लाइन है वो पिछले वाली पहली लाइन से कनेक्टेड है, और जो दूसरी लाइन है वो पिछली वाली दूसरी लाइन से कनेक्टेड है। दफन करे मुझे ना दफा होने में थी आस्था, मतलब दफन होना पड़ता मुझे, जीते जी मरना पड़ता अगर मैं घर से नहीं भागता था, क्योंकि मैं अपनी आर्ट को, अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबाता तो कहीं ना कहीं मैं जीते जी ही मर जाता, जो कि मोस्टली लोग मर जाते हैं। तो मार्क भाटिया नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी दफा होने में आस्था थी, मतलब जहां वो जीते जी मर जा रहे हैं वहां से दफा होने में थी आस्था।
मैं तो ठहरता ठहराव था। ये पिछले वाली लाइन का बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि पिछले वाली लाइन में मार्क भाटिया ने बोला था कि उनके पास सांस लेने का भी टाइम नहीं था, पर अब बोल रहे हैं कि मैं तो ठहरता ठहराव था। मतलब एकदम ऑपोजिट हो गया ना, कि पहले तो उनके पास सांस लेने को भी वक्त नहीं था और अब तो ठहराव इतना है। मतलब ये सॉर्ट ऑफ लाइफ का फ्लो इंडिकेट करता है कि हमेशा ही भाग दौड़ नहीं थी, कभी कभी ठहराव था तो वो बहुत ज्यादा ही ठहराव था, और कभी कभी भागम दौड़ थी तो वो बहुत ज्यादा ही भाग रही थी जिंदगी, जिसको मैं कैचअप नहीं कर पा रहा था। कभी कभी बहने में मेहनत थी, कभी मेहनत में बहना था, क्योंकि मेहनत की बहना हूँ। कभी कभी बहने में मेहनत थी, कभी मेहनत में बहना था। मतलब मार्क कहना चाहते हैं कि कभी कभी लाइफ के फ्लो को कैचअप करने में मेहनत लग रही थी, और कभी कभी इतनी मेहनत हो रही थी कि लाइफ का फ्लो ही मेहनत बन जा रही थी। क्योंकि मेहनत की बहना हूँ, जो मुझे पाना तो या तो उसके बाद सहित मिलेगी। क्योंकि मेहनत की बहना वो से मतलब है मार्क भाटिया का लाइफ और लाइफ का फ्लो। अगर मेहनत नहीं होगी तो तुम एक जगह पे स्टक हो जाओगे, टाइम बढ़ता जाएगा, सब कुछ बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाला स्टूडेंट ले, जैसे कि नीट ले लेते हैं, तो अगर वो मेहनत करेगा तो वो निकल जाएगा, पर अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। और उसके जो दोस्त हैं वो MBBS करके डॉक्टर बन चुके होंगे, पर ऐसा भी हो सकता है कि उसने मेहनत नहीं करी तो वो 5 के 5 साल नीट ही देता रहे और उसका एग्जाम ही क्लियर ना हो। इन शॉर्ट, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारी लाइफ उधर ही स्टक हो जाएगी, और अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो कहीं ना कहीं भगवान देख रहे हैं एट द एंड ऊपर से, और वो तुम्हारी लाइफ फ्लो होने लगेगी अगर तुम मेहनत करोगे सच्चे मन से। तो जो मुझे पाना तो या तो उसके बाद या सहित ही मिलेगी। मतलब मार्क के हाथ में है मेहनत करना, जैसे सबके हाथ में होता है सिर्फ मेहनत करना, तो मार्क भी यही कह रहे हैं कि मेरे हाथ में है मेहनत करना, और मुझे जो पाना है उसके बाद मुझे सक्सेस मिल जाएगी, या तो जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत के साथ ही मुझे फल ही मिल जाएगा, सहित साथ में। रिश्तों में न चाके भी गणित ही मिलेगी, कलाकार होगा जो वो किसका मिलेगा। रिश्तों में ना चाके भी गणित ही मिलेगी। लोग अक्सर दिल से ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं रिश्तों में, और गणित से इधर मतलब पैसों से भी हो सकता है। कलाकार होगा वो जो किसका मिलेगा, ये लाइन मुझे काफी ज्यादा मतलब सिमिलर थिंकिंग फील कराती है मेरी और मार्क की, क्योंकि मेरा भी सेम सोचना है कि मतलब जो रियल आर्टिस्ट रहता है उसको लोग पागल ही कहते हैं, क्योंकि जो ट्रू आर्ट है उसको सब लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और वो खिसका मिलेगा, खिसका इसलिए मिलेगा क्योंकि उसको सुध-बुध नहीं रहती, वो अपने आर्ट को शार्प करने में, अपनी आर्ट को एक्सप्रेस करने में, अपनी आर्ट को बनाने में वो इतनी मेहनत कर लेता है कि वो सब सुध-बुध खो देता है, और वो मतलब पागल हो जाता है एक तरीके से। इसलिए कलाकार होगा वो जो खिसका मिलेगा। और आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट कि मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट बर्बाद होके ही बन सकता है, और अगर तुम देखोगे भी तो जो ट्रू आर्टिस्ट है वो मोस्टली बर्बाद ही है। पर्सनल ओपिनियन। मेरी असल बस यही थी, मेरी किस्तें मिलेंगी, थोड़ा गांजा भी मिलेगा, कौन दृष्टि मिलेगी। मेरी असल बस यही कि मेरी किस्तें मिलेंगी। इधर मार्क खुद को है ना एक ट्रू आर्टिस्ट रेफर कर रहे हैं मुझे लगता है, क्योंकि एक ट्रू आर्टिस्ट है उसको तुम एक बार में नहीं समझ सकते, उसको तुम किस्तों में ही समझ सकते हो। अब तुम सोचोगे कि एक इंसान को भी तो एक बार में नहीं समझा जा सकता, मे बी यू आर राइट, बट मेरा पॉइंट ये है कि एक आर्टिस्ट होता है, उसका पर्सपेक्टिव, उसका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि वो एक तरीके से नहीं सोचता, वो हमेशा अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश करता है। जब तक तुम आर्टिस्ट को समझोगे तब तक उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका होगा, और तुम कभी एक आर्टिस्ट को ट्रूली समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो एक जगह पे टिकता ही नहीं है, वो एक बंजारे, एक मुसाफिर की तरह रहता है, वो भटकता रहता है अपने थॉट्स को लेकर। तो तुम एक आर्टिस्ट को समझ नहीं सकते, तुम किस्तों में समझने की कोशिश करोगे पर समझ नहीं पाओगे। निकाल कर उसके हाथ में है ही नहीं, आर्टिस्ट के हाथ में है ही नहीं कि वो वही रहे। मतलब अगर मैं चाहूँ ना कि मैं 3 महीने या 4 महीने पुराना वाला मार्ग में उस टाइम पे जो लिखता था, मैं जा ही नहीं सकता। पर जब मेरे पे जो चीज है, अब मेरा जो माइंडसेट है, अगर बस मेरे को उसी को वो करना है कि मैं इसमें से जितना निकाल लूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कब मुझसे छूट जाएगा, है ना, कि ये क्या पता अगले हफ्ते मुझे छूट जाए, मैं ऐसा लिखा और कुछ नया हो जाए, दिमाग बुद्धि चटक जाए, कुछ और हो जाए, है ना। थोड़ा गांजा मिलेगा, कौन दृष्टि मिलेगी। यहाँ पे मार्क अपना जो सब्सटेंस यूज है वो बता रहे हैं कि मतलब उससे कौन दृष्टि मिलती है, और तुम उससे एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो, एक डिफरेंट वर्ल्ड में ही चले जाते हो कह सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है टीटे की टाट बाय मार्क भाटिया। टीटे की टाट एक कोई रियल कैरेक्टर नहीं है या कोई नहीं है, टीटा एक मार्क की इमेजिनेशन है जो उन्होंने मतलब नशे में थे तब बनाया था, और उसके अराउंड ही उन्होंने पूरी स्टोरी बिल्ड करी है और गाना बनाया है बहुत बेहतरीन, जो कि का सबसे फेमस गाना है।
संदूकें भरी पड़ी इसमें मिट्टी मिलेगी, संदूकें भरी पड़ी उसमें मिट्टी मिलेगी। तुम कितना भी पैसा अर्न कर लो, कितनी भी धन दौलत अर्न कर लो, पर एक पॉइंट में जाके तुम मिट्टी में मिल जाओगे, तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा और तुम्हारी जो सब धन दौलत है वो मिट्टी में मिल जाएगी, वो एक खाक के बराबर होगी, उसका कुछ मतलब नहीं बनेगा। पर जब तुम अपनी आर्ट पे फोकस करते हो तो वो आर्ट हमेशा तुम्हें जिंदा रखेगी, लोगों की यादों में, लोगों की फीलिंग्स में, लोगों के दिमाग में। तुम मर जाओगे पर तुम्हारी आर्ट नहीं मरेगी, वो कहीं ना कहीं है ना एग्जिस्ट करेगी और जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उसको सुन के इंस्पायर होंगी। तुम फॉर एवर के लिए जियोगे। तुझे कंधों पे उठा लूं तुझे पिद्दी मिलेगी, मुझे बदुआ मिलेगी केवल बेइज्जती मिली थी। तुझे कंधों पे उठा लूं तुझे पिद्दी मिलेगी, मुझे बद्दुआ मिली थी केवल बेइज्जती मिली थी। वही टॉक्सिक ह्यूमन नेचर के किसी का कितना भी भला कर लो, जितना एक भला इंसान रहेगा उसके साथ उतना ही बुरा होता है एट द एंड। ये लाइन को मैं अगले लाइन के बाद और ज्यादा डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मुझे बदुआ मिलेगी केवल बेइज्जती मिली थी, तू किसी कोने में खड़ी बस हंसती मिलेगी, क्योंकि तुझे हर महफिल में बस तवज्जो मिली थी। तू किसी कोने में खड़ी बस हंसती मिलेगी क्योंकि तुझे हर महफिल में बस तवज्जो मिली थी। मुझे क्या लगता है कि लाइन का कुछ मार्क से कुछ स्टोरी कनेक्शन है बचपन से या कहीं भी। पिछली लाइन में भी जो लास्ट लाइन है, मुझे एक बद्दुआ मिली थी केवल बेइज्जती मिली थी, उसको इंक्लूड करते हैं। ये 3 लाइन्स को मिला के स्टोरी बनती है कि जो इंसान खुद को ढूंढने निकलता है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ में पीछे हो जाता है, और मतलब क्योंकि वो पूरा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर देता है तो उसके पास और कोई टाइम बचता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी बनाते हैं, जैसे कि मार्क है और उनकी फीमेल फ्रेंड है। क्योंकि इसमें फीमेल फ्रेंड रेफर की गई है तो इसलिए फीमेल फ्रेंड ही ले रहे हैं, तो एक ले लेते हैं फीमेल और ये ले लेते हैं मार्क भाटिया। अब दोनों एक सेम स्टेज पे हैं, मान लो पढ़ाई करते हैं और दोनों एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट है, पर मार्क जो है वो अच्छा फील नहीं करते हैं और इनको कुछ फील ही नहीं होता है, दोनों में सोचने की क्षमता ही नहीं है। पर मार्क को कुछ अच्छा नहीं लगता है तो मार्क ने चीजें डिस्कवर करना चालू की और पता लगा खुद को डिस्कवर करने के बारे, और मार्क ने ये पाथ ले लिया। पर यही पाथ में जाती गई ये लड़की जो है, तो ये कहीं ना कहीं लाइफ में एक अच्छे लेवल पे अचीव कर लेगी। पर जो मार्क है वो उन्होंने मेंटली जो अचीव किया है वो कभी नहीं कर पाएगी। इन प्रोफेशन या पैसों के मामले में मार्क उनसे कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, पर मार्क ने जो कमाया है वो पैसों के आगे कुछ नहीं है, वो चीज लोगों को नहीं दिखती है। और हमने लाइफ में क्या अचीव किया है, हमारे पास कितना पैसा है, जो अचीवमेंट होती है, जो पैसा होता है उसके थ्रू ही हमको इज्जत देनी है या क्या करना है हमारे साथ वो डिसाइड करते हैं। वही चीज के बारे मार्क ने कहा है कि मुझे बद्दुआ मिली थी केवल बेइज्जती मिली थी। बद्दुआ तो अच्छा बनने के बाद भी बद्दुआ मिली और बेइज्जती इन लोगों से मिली जिनके पास खुद का कुछ ओपिनियन नहीं है। और ये मैं स्टोरी इतने दावे से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्क की भी सेम थिंकिंग होगी जैसे कि मेरी है, और ओशो की भी सेम थिंकिंग थी। ओशो का एक कोट भी है, डिस्कवर योरसेल्फ अदरवाइज यू हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स ओपिनियन हु डजंट नो देमसेल्फ। तो मतलब खुद को ढूंढना जरूरी है, वरना तुम बस काटोगे जिंदगी, तुम जियोगे नहीं जिंदगी, तब तक तुम खुद को खोजने की कोशिश नहीं करोगे। पाना नहीं पाना वो एक अलग बात है, काफी लोग पा लेते हैं, काफी लोग नहीं पाते हैं। जैसे कि अभी तक मार्क भाटिया भी मानते हैं कि उन्होंने नहीं पाया, मैं भी मानता हूँ मैंने नहीं पाया, पर हम उस भीड़ से अलग हो चुके हैं, जो भीड़ चाल है उससे अलग हो चुके हैं, और हम खुद को ढूंढने की, खुद को डिस्कवर करने की लाइन में जा चुके हैं। हमारे पास खुद का ओपिनियन बिल्ड होने लग गया है, हम सोसाइटी के ओपिनियन से नहीं मेल खाते हैं, और जब सोसाइटी के ओपिनियन से मेल नहीं खाते हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, हमारे खुद के ओपिनियंस होते हैं, और लोग नहीं समझ पाते हैं हमारा ओपिनियन और लोग हमें पागल कहना चालू कर देते हैं, क्योंकि उसे इंसान समझ नहीं पाते तो वो कहीं ना कहीं अपनी आर्ट से चीजें समझाने की कोशिश करता है, और दैट्स व्हाट आर्टिस्ट इज। पर सब तरह का धरा रह जाना जितना भी बचा, जिसने परे से परे करा था बना वो पराया। पर सब धरा का धरा रह जाना जितना भी कमाया, ये वो संदूके वाली जो लाइन थी सेम ही मीनिंग है दोनों का, बस वर्ड्स डिफरेंट कर दिए हैं कि मतलब जितना भी कमा लो आफ्टर लाइफ में तुम्हारे पास कुछ नहीं रहना, सब धरा का धरा यहीं रह जाएगा, तुम कुछ लेके नहीं जाओगे, सब छोड़ के चले जाओगे, तो तुमने जो पैसा कमाया है वो कुछ काम नहीं आएगा। पर अगर तुमने खुद को ढूंढा है तो तुम कुछ ऐसी बातें बोल जाओगे जो लोगों के दिमाग में बस जाएगी, और वो भी कहीं ना कहीं उनको इंस्पायर करेगी खुद को ढूंढने के लिए। और अगर लोग खुद को ढूंढने लग गए तो सबके पास खुद का ओपिनियन होगा और दुनिया बेटर होने लगेगी। कि मेरा जितना भी म्यूजिक है ना वो बस ऐसा नहीं है कि वो आके चला जाएगा, वो इम्पैक्ट छोड़ेगा आपके दिमाग में। आप सुनोगे तो ऐसा नहीं इस कान से आया यहाँ से नहीं, वो यहाँ से यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ से आप सोचोगे, आप वक्त दोगे उसको और आप समझोगे। जिसने परे से परे करा था बना वो पराया, कैसी दुविधा खड़ी के खड़ा देने को किराया। जिसने परे से परे करा था बना वो पराया, ये पिछली लाइन्स का कंटिन्यूशन है। जो इंसान जो हमें कभी इतना हित जताया करते थे, हमसे इतना लगाव जताया करते थे, हमारी इतनी केयर दिखाया करते थे, वो आज
पराये बन चुके हैं, क्योंकि हमारे पास वो पैसा नहीं है, हमारे पास वो पावर नहीं है जो खुद को ढूंढने के चक्कर में हमने नहीं कमा पाए। वो जो चीज नहीं है हमारे पास, उसकी वजह से लोग हमसे दूर चले जा रहे हैं। जो सगे बनते थे वो भी पराये हो चुके। कैसी दुविधा खड़ी के खड़ा देने को किराया, बड़े बेटे को बड़ा बता के बलि पे चढ़ा। कैसी दुविधा खड़ी के खड़ा देने को किराया। मार्क जो है उसकी अब उम्र हो चुकी है उतनी कि उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ चुकी है, घर चलाने का वक्त आ चुका है उसका, पर वो अभी रेडी नहीं है, ना ही मेंटली ना ही फाइनेंशियली। बड़े बेटे को बड़ा बता के बलि पे चढ़ा, मोटे झूठों को जोड़ के झांझ के मीटर पे पैर। बड़े बेटे को बड़ा बता के बलि पे चढ़ाया। इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि मार्क अभी रेडी नहीं है अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए, और क्योंकि वो घर का सबसे बड़ा बेटा है तो उसके ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। एंड एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इसमें एड ऑन करना चाहूंगा कि जैसे कि पुराना जो जमाना हुआ करता था उसमें क्या होता था कि बंजारे जो होते हैं, बंजारे मतलब जो मतलब है ना, टिकते नहीं है एक जगह पे, वो एक से एक जगह मूव करते रहते हैं। तो वो काफी पैसे वाले होते थे, पर वो पैसों का या जो भी धन होता था उनके पास, जो सोना चांदी होता था, वो धन को वो गाड़ के चले जाते थे। और वो किसी इंसान को मिल जाती थी तो वो इंसान उसको निकाल नहीं सकता था, उसके ऊपर कुछ तंत्र विद्या की हुई होती थी, तो वो कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती थी। उसको निकालने का ऑप्शन ये रहता था कि उसमें किसी की बलि देनी पड़ेगी, तो मोस्टली घर का जो बड़ा बेटा रहता था उसकी बलि दी जाती थी। कभी छोटी मोटी बलि के जैसे उंगली काट के चढ़ा दी, पर कभी कभी ऐसा होता था कि बड़े बेटे को पूरा ही मतलब बलि देनी पड़ती थी उसकी, तब जाके वो धन मिलता था। मोटे जोटों को जोड़ के जहाज के मीटर पे पैर। जोटे मतलब होता है जॉइंट्स मतलब क्या बताऊं कि गांजा, इन शॉर्ट समझ लो। तो मार्क जो है वो सब्सटेंस यूज करते हैं अपने चीजों से एस्केप और मतलब अपने पेन से कोप अप करने के लिए। कोटी कोटी भी गोडों पे करेंगे गैर, भेड़े भेड़ों से वैर और भेड़े भेड़ों की गैल। कोटी भी गोडों पे करेंगे सैर। कोटी भी गोडों पे करेंगे गैर। तो यहाँ पे गोडों का मतलब होता है नीज। तो मतलब जैसे जो गैर हैं वो जो छोड़ के चले गए हैं, जो नहीं भी जानते हैं, जो अब रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो रिस्पेक्ट करने लगेंगे नी पे मतलब आके। और मतलब जैसे कोटी प्रणाम बोलते हैं ना, तो वैसे रिस्पेक्ट करेंगे जब मैं कुछ अचीव कर लूंगा, जब मैं कुछ पार लूंगा। भेड़े भेड़ों से वैर और भेड़े भेड़ों की गैल। भेड़े भेड़ों से वैर और भेड़े भेड़ों की गैल। यहाँ पे भेड़े भेड़ों ये 2 बार यूज हुआ है, पर दोनों बार जब यूज हुआ है तो दोनों का मतलब अलग है। पहले जो भेड़े भेड़ों यूज हुआ है उसका मतलब है भेड़चाल, और दूसरा जो भेड़े भेड़ों यूज हुआ है उसका मतलब जैसे हम नहीं बोलते कि ये तो भेड़ा आदमी है, मतलब ये तो सरफिरा आदमी है, ये तो पागल आदमी है, तो वो वाला है। तो मार्क इधर कहना चाह रहे हैं कि भेड़चाल उनको बिल्कुल नहीं पसंद, और अगर उनके पास 2 ही ऑप्शन है कि भेड़ चाल में रहना है या तो फिर भेड़ा बन के रहना है, तो वो भेड़ा बन के चूज करेंगे, क्योंकि वो उनको भेड़ चाल बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरे पीछे कोई भी, मैं तो भैरों की गैल। तुम घरों में रह लो, मैं तो हूँ पेड़ों की बेल। मैं फैलता जाऊंगा शहरों दर शहर। तेरे पीछे कोई भी, मैं तो बहरों की गैल। ये लाइन का मतलब है कि मार्क बहरा बन के ही रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो वो अभी बिल्डिंग स्टेज पे हैं, तो मतलब उनको ताने वो सब बहुत ज्यादा सुनने मिलता है, तो वो सब चीजें है ना दिमाग पे बहुत ज्यादा स्टक करती हैं, तो वो ज्यादातर लोगों की बातें इग्नोर ही करते हैं और बहरा बन के रहते हैं। और दूसरी चीज भी, एक आर्टिस्ट जो रहता है तो उसकी जो ऑडियंस है, वो ऑडियंस पता नहीं उसको क्या समझ लेती है आर्टिस्ट को, कि मतलब उस पर चीजें थोपने लग जाती है। हर जो उसकी ऑडियंस है उसका अलग अलग ओपिनियन रहता है, और ऑडियंस आती है कि है ना अगर मैंने इसको डिस्कवर किया है तो इसमें मेरा हक है, और है ना ये आर्टिस्ट को मैं जैसा चाहूंगा वैसा बदलना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं हो सकता। अगर आर्टिस्ट जो उसकी ऑडियंस है उसके ओपिनियन के हिसाब से बदलता रहेगा तो आर्टिस्ट का खुद का कुछ नहीं बचेगा, और वो आर्टिस्ट नहीं बचेगा, वो वही भेड़ चाल में लग जाएगा, और मतलब वो खुद को ढूंढने का उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। अगर वो खुद के लिए चीजें नहीं कर रहा है, वो खुद के हिसाब से चीजें नहीं कर रहा है, वो आखिरकार किसी ऐसे की राय मान रहा है जो कुछ नहीं है, जिसने खुद को ढूंढना भी चालू नहीं किया है। पर जो मार्क भाटिया जिसने खुद को ढूंढना चालू किया है, थोड़ा बहुत पा भी लिया है, वो उसका ओपिनियन बहुत 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 ज्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू जो किसी और की बात सुन के आ रहा है, जो तुम्हें राय दे रहा है, गालियां दे रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। तुम घरों में रह लो, मैं तो हूँ पेड़ों की बेल। तुम घरों में रह लो, मैं तो हूँ पेड़ों की बेल। मैं फैलता जाऊंगा शहरों दर शहर। इसमें मार्क कहीं ना कहीं टॉन्ट कर रहे हैं जिनके पास गट्स नहीं थे खुद का कुछ कर पाए, उनको करना तो था पर वो कर नहीं पाए। तो कि तुम घरों में रह लो, मैं तो हूँ पेड़ों की बेल, मतलब है ना पेड़ों की बेल कैसे धीरे धीरे फैलती है, वैसे ही मार्क धीरे धीरे फैल रहे हैं, और एक दिन वो पूरी दुनिया पे राज करेंगे। मतलब राज मतलब उनकी आर्ट राज करेगी, उनको लोग एडमायर करेंगे, उनको लोग समझेंगे। हाँ ठीक है मैं मानता मैं पैरों की मैल, पर सबसे पहले जाता यहाँ पे है नहरों में पैर। हाँ ठीक है मैं मानता मैं पैरों की मैल, पर सबसे पहले जाता यहाँ पे है नहरों में पैर। अब इसकी तो मैं क्या तारीफ करूँ, इसकी तो तारीफ खुद MC स्क्वायर ने करी है। एक लाइन इनकी कि हाँ माना मैं पैरों की मैल,
और सबसे पहले जाता है या नहरों में पैर, कि सबसे पहले सफाई भी उसी की होती है। अगर मैं मैल हूं ना पैरों की, सबसे पहले धुलता भी वही है। प्योर वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिसिस्ट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मार्क भाटिया। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ मैं पैरों की मैल, पर सबसे पहले जाता यहाँ पे है नहरों में पैर। मतलब मार्क खुद को अभी कुछ नहीं समझता है, वो खुद को एक पैरों की धूल के बराबर समझता है, पर वो उसको पता है कि है ना कहीं उसने वो लोगों से सुपीरियर है, लोगों से आगे है। ये कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये रियलिटी है। तो वो धूल है भले, पर वो पैरों की धूल है। सबसे पहले पैर ही धुलते हैं, नहरों में पैर ही जाता है सबसे पहले। तो कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। माँ कहती कि मैं पीरों के हूँ दरों की देन, तो थोड़ा वक्त लिया आने में था लगी थी देर। माँ कहती कि मैं पीरों के हूँ दरों की देन, तो थोड़ा वक्त लिया आने में हाँ लगी थी देर। मतलब मार्क की जो मम्मी है वो उन्हें बताती है कि तुम भगवान की देन हो, और मतलब तुम्हें काफी मन्नतों से मांगा है, तुम्हें बहुत दुआओं से मांगा है, दुआ कबूल होने में वक्त लगता है, तो इस वजह से तुम्हें आने में देर लग गई। आई रिलेट अ लॉट विद दिस लाइन्स, क्योंकि मेरी मम्मी भी मुझे मेरे बारे स्टोरी बताती है। जैसे मैं 4th चाइल्ड हूँ, मुझे भी आने में काफ़ी देर लगी, तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत प्रेयर की थी कि मेरे लड़का हो जाए। और मेरी मम्मी सच में मुझे कहती है कि तू भगवान की ही देन है, मतलब मैं इतना वो हूँ। पर नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा मेरे साथ भी दिक्कत है जो मार्क के साथ दिक्कत है। तभी वो छाती से लगा के रखती शाम सवेर, तभी वो आनाकानी करे मुझे काना काना कहे। तभी वो छाती से लगा के रखती शाम सवेर, तभी वो आनाकानी करे मुझे काना काना कहे। क्योंकि इतने अरसे बाद उन्होंने मन्नतें दुआओं के बाद पाया है, तो वो चीज़ इतनी ही प्यारी होगी उनको कि वो छाती से लगा के रखती हैं बस हमेशा, और टोकती हैं कि ये मत करो, क्योंकि उन्हें डर है, क्योंकि उन्होंने बहुत दुआओं के बाद पाई है वो चीज़, तो उसको थोड़ी सी भी खरोच भी आ जाएगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसके लिए वो आनाकानी करती हैं और काना काना कहे। इससे तो हम सभी रिलेट करते हैं कि सब बेटों को अपनी मम्मी काना कह के बुलाती है लाइफ में, कभी एक बार बुलाए या रेगुलरली बुलाए, पर काना कह के जरूर बुलाती है। मेरी सारी बातें माने कहती माना माना रहे, मेरी सारी बातें माने कहती माना माना रहे। मतलब मम्मी अपने बेटे की तारीफ कर रही है कि मेरा इतना प्यारा बेटा है, वो हमेशा मेरी मानता है। मैं बेगानू जैसा रहूं तो वो मानहानि सहे, मैं दर्द दे रहा हूँ मुझे जानकारी रहे। हाँ मैं दर्द दे रहा हूँ पर मुझे जानकारी रहे। हाँ मैं दर्द दे रहा हूँ ये मुझे जानकारी रहे। मैं बेगानों जैसा रहूं तो वो मानहानि सहे, मैं दर्द दे रहा हूं मुझे जानकारी रहे, मैं दर्द दे रहा हूं मुझे जानकारी रहे। ये लाइंस है ये प्रेजेंट की है और ये मार्क के पर्सपेक्टिव से है। पिछली वाली जो एक लाइन थी कि मेरी सारी बातें माने कहती माना माना रहे, तो वो वाली जो लाइन थी वो पास्ट की थी और वो मार्क की मम्मी के पर्सपेक्टिव से थी। पर ये जो लाइंस है वो मार्क के पर्सपेक्टिव से है और प्रेजेंट से है। मैं बेगानों जैसा रहूं तो वो मानहानि से है, हाँ मैं दर्द दे रहा हूं मुझे जानकारी रहे। तो ये लाइंस में मार्क बताना चाहते हैं कि वो बेगानों की तरह, बेगानों मतलब परायों की तरह रहते हैं, पर फिर भी उनकी माँ उनसे इतना प्यार करती है और उन्हें पता है वो दर्द दे रहे हैं कि उन्हें हर्ट हो रहा है, पर वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो मजबूर है, अपने घर से दूर रहेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उनकी माँ को पसंद नहीं होंगी, पर उन्हें करनी पड़ेगी उनका दिल दुखते हुए भी। हाँ, तो ये सॉन्ग का एक्सप्लेनेशन यहीं तक था, पर मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये सॉन्ग मेरे पर्सपेक्टिव से था। मतलब ये सॉन्ग का जो एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया वो मेरे पर्सपेक्टिव से था। हाँ, सबका पर्सपेक्टिव वेरी कर सकता है ऑब्वियसली, और ये तो गाने का नाम ही दृष्टिकोण है। तो पर मेरे को जब भी कोई बंदा मिलता है तो वो मेरे लिरिक का अलग मतलब बताता है कि हमने ये सोचा है। मुझे पता है कि मैं काफ़ी जगह मार्क के पर्सपेक्टिव को नहीं कैच कर पाया हूँगा, और क्योंकि ये मेरा तीसरा ही वीडियो है तो मेरे थोड़े बोलने में भी दिक्कतें हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट तो क्या। तो इसलिए माफ़ी मांगना चाहूँगा कि थोड़ी कमी रह गई हो अगर वीडियो के एक्सप्लेनेशन में। बाकी मैं बहुत डेडिकेटेडली ये वीडियो वर्क कर रहा था। मैं मतलब पिछले 1 महीने से ये गाने के बारे में सोच रहा था कि बनाना है, मुझे बनाना है, वीडियो बनाना है। रेडी नहीं हो पा रहा था कि मेरे को बनाना है ये गाने के बारे में वीडियो। पर जब मैंने स्टार्ट किया इसके बारे में लिखना और मतलब सब प्रोसेस चालू किया तो मुझे 5 दिन हो चुके हैं आज। अभी भी 8:10 हो रखी है। मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ आज, बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी। और मतलब ऐसे ही मेरे 3-4 दिन गुजरे हैं कि मतलब मैं पूरे दिन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। पूरे दिन मतलब हर एक लाइन का मतलब मैंने
हर एक लाइन के लिए मैंने एक एक दो दो तीन तीन पेज भर दिए हैं, इतने सारे मतलब निकाले हैं, क्योंकि गाने का नाम ही दृष्टिकोण है। हर एक लाइन के इतने सारे मतलब है, इनमें से जो मुझे लगता है कि ये हाँ ये बेस्ट सूटेबल है, मार्क भाटिया इस तरीके से सोच सकते हैं, उस तरीके से मैंने ना लाइंस के मतलब चूज किए हैं। और मतलब मैं इतना डेडिकेटेडली लगा हुआ था कि मुझे मतलब कुछ सुध-बुध ही नहीं थी, कब खाना है, कब सोना है, कब क्या करना है। मैं बस पागलों की तरह घुसा हुआ था और मतलब मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, पर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैं मतलब लग गया तो लग गया। अब हो गया आखिरकार ये वीडियो शूट। 5 दिन लगे मुझे सिर्फ लिखने में, और लगभग 4 घंटे लगे मुझे इसे शूट करने में। अब मैं सो सकता हूँ। बाकी बहुत मेहनत लगी है वीडियो में, पसंद आया हो तो शेयर कर देना। और एट द एंड मैं मार्क भाटिया को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतना प्यारा, इतना अच्छा पीस ऑफ आर्ट निकालने के लिए, इतना मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा है ये। मुझे लगता है कि मतलब इससे बेटर मैंने गाना कभी नहीं सुना। और थैंक यू मार्क भाटिया, कभी हो सका तो मैं ज़िंदगी में आपसे मिलना चाहूँगा।